नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ की पहली वीडियो। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा विलंब के लिए, का वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, पर इसके पीछे मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है। आज शायद 6 जनवरी है और ये वीडियो 4 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ मोटिव्स आपके सामने फिर से दोहराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बतलाया था कि मैं आपको न्यूज़पेपर से क्या देने जा रहा हूँ। मैं आपको न्यूज़पेपर से देने जा रहा हूँ विचार, थॉट्स। और उन थॉट्स को आप अपने पास लेके उसको और ज़्यादा विस्तृत करेंगे, जिससे आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको क्या नहीं दूँगा। मैं इस करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ जो मैंने शुरू की है, इसमें आपको मुझसे क्या नहीं मिलेगा। मुझसे आपको नहीं मिलेगा डिक्टेशन, मैं आपको बुलवा के नहीं लिखवाने वाला, या फिर मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं देने वाला जो आप अपनी कॉपी में एज़ अ नोट उतारेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ कुछ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स, जिस पे आप सोचेंगे, जिस पे आप विचार-विमर्श करेंगे और अपने सोचने का दायरा बढ़ाएँगे। तो जी, मैंने अपना मोटिव क्लियर कर दिया कि मैं आपको इस वीडियो में क्या देने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? और क्या आपको मिलेगा वो आप आगे जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आप वो देखेंगे और शायद आपको वो पसंद भी आए। तो डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ हम आज 4th ऑफ जैन से शुरू करते हैं। 4th ऑफ जैन के द हिंदू न्यूज़पेपर से ये ली गई है। हिंदू की कुछ और 4th जैन से क्यों ली गई है? क्योंकि 4 जनवरी में कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट खबरें आई थी। जी, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे, उसपे साफ-साफ लिखा होगा 0 इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। जी, ठीक है? ये मेरा टारगेट है, जो मैंने अपने थंबनेल में डाला है कि ज़रूरी नहीं है हर दिन के न्यूज़पेपर में सारे ही टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हों, ऐसा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर न्यूज़पेपर आपके हाथ में आता है, तो उस न्यूज़पेपर में आपको 20 से 50 टॉपिक्स मिलें जो कि इम्पोर्टेंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उस दिन के न्यूज़पेपर में एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं होते और जो होते भी हैं वो रिपीटेड होते हैं। न्यूज़पेपर्स में रिपिटेशंस की जो लेवल होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा होता है। तो हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, जो न्यूज़ रिपीट हुए हैं या फिर आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं, उनको हम उतना तवज्जो नहीं देंगे। पर जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिमांड में है या फिर काफ़ी उनके बारे में बात हो रही है मीडिया में पर्सन टू पर्सन, उन न्यूज़ पे हम थोड़ा-सा ध्यान देंगे, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं न्यूज़ से क्वेश्चंस पिक करती है और क्वेश्चन फ्रेम करके आपको मेंस में या फिर प्री में सॉल्व करना होता है। ठीक है? तो इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला न्यूज़ है हमारा, इंडिया opposes China's establishment of new administrative regions in लद्दाख। ठीक है? हम चाइना के बारे में सुनते आते हैं कि चाइना हमारे अक्साई चीन जो एरिया है भारत का, लद्दाख से सटे हुए, और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ गतिविधियाँ करता रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है कि चाइना ने ये किया, चाइना ने वो किया। चाइना यहाँ पे अपनी कुछ झीलें बना रहा है, चाइना यहाँ पे डैम्स बना रहा है, वगैरह-वगैरह। ये न्यूज़ में बिल्कुल आम-सी बात है। और एक बात और ख़ास है, ये वाली लाइन, भारत विरोध कर रहा है। जी हाँ, भारत चाइना के हर एक्शन का विरोध कर रहा है और करता आ रहा है, निरंतर ही करता आ रहा है। पर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि चाइना ने होतान प्रांत में 2 नए जिले बनाए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर जो इसमें सबसे मुख्य बात है, जो चाइना कर रहा है, ये दूसरी वाली लाइन, चीन ऊपरी ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यार्लुंग सेंगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यार्लुंग सेंगपो बोलते हैं, मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। जी, ये जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है। चाइना ऊपरी ब्रह्मपुत्र में अर्थात तिब्बत के क्षेत्र में क्या कर रहा है, उस पे एक मेगा डैम बना रहा है। अब भारत की चिंता इससे लाज़मी है कि भारत को चिंता हो रही है। भारत भी इसका विरोध कर रहा है कि भाई इससे हमारे हिस्से का जो पानी है वो बाधित होगी, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वगैरह-वगैरह भारत की चिंता है।
और ये काफ़ी प्राकृतिक रूप से किसी ऐसे रीजन में बन रहा है जो कि वाकई सस्टेनेबल नहीं है, पर चाइना बोल रहा है कि नहीं, हमने बहुत सालों से रिसर्चेस करी हैं और सारी चीज़ें सेफ हैं। तो एक सेफ्टी का भी इशू है इस डैम को लेके। तो मैं अपने अगले स्लाइड में जो इस करंट अफेयर सीरीज की मेन चीज़ है, जो मेन प्रॉमिस था, वो मैं देने जा रहा हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड थॉट्स। ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर न्यूज़ के साथ कुछ ऐसे मुद्दे बतलाऊंगा जिस पे आपको सोचना चाहिए। मैं आपको ये नहीं सिखला रहा कि आपको क्या सोचना है, मैं आपको बतला रहा हूँ कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए। जब भी कोई न्यूज़ आपके सामने आता है, तो आपका दिमाग किस तरीके से उस न्यूज़ पे काम करना चाहिए, किस तरीके से आपके ब्रेन में वो थॉट्स आने चाहिए कि अच्छा, इस न्यूज़ से तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छा इस न्यूज़ से तो ये फ़ायदा हो सकता है, ये डेटा का यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वगैरह वगैरह। इसको बोलते हैं आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अपने ब्रेन को अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन में सोचने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो पहला न्यूज़ था, उससे जो पहली चीज हम सोच सकते हैं, चाइना द्वारा अक्साई चीन में बढ़ाए जा रहे प्रशासनिक जिलों का भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर प्रभाव। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से उसका क्या महत्व है, और भारत की संप्रभुता की दृष्टि से उसका क्या महत्व है, ये हम देखेंगे, ये हम सोचेंगे। और मैं इस पे आपको अनुच्छेद तो बिल्कुल नहीं लिखवाने वाला कि अच्छा ये लीजिए पॉइंट नंबर 1 भारत की सुरक्षा पे ये वो है कि वहाँ पे चाइना अपने फोर्सेस को इस्टेब्लिशमेंट दे सकता है एक नए जिलों के रूप में, और वहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की संप्रभुता, वो भारत की जमीन है, भारत की जिसने चाइना ने जिसे ऑक्युपाइड कर रखा है। तो मैं आपको ये भी नहीं बता रहा है कि भारत की संप्रभुता पर किस तरह से खतरा है। तो आपको क्या करना है, अब जब मैंने आपको ये एक प्रश्न दिया, तो आपको इस प्रश्न पे थोड़े समय देना है। आप कैसे दे सकते हैं, आपने ये चीज़ पॉलिटी में पढ़ी होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़े होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, आप गूगल का यूज़ कीजिए और इस पे कुछ थॉट अपने पास रखिए। 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिख के अपने पास रखिए, ताकि वो रेडी टू यूज़ हो। जब भी आप उस करंट अफेयर की कॉपी को खोलें, तो ये कुछ 4-5 लाइन्स आपको दिखें और आपके वो सारे थॉट्स ताज़ा हो जाएँ फिर से, जब आप एग्ज़ामिनेशन के ठीक पहले हो। और याद रखिए, ये हर न्यूज़ के साथ नहीं करना है। एक किसी भी न्यूज़ के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आपके पास एक ज़ख़ीरा एकत्र हो जाएगा न्यूज़ का, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अगला क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे मेगा जा रहे ये देखिए इस पर जा रहे बनाए जा रहे मेगा डैम का भारत के हिस्से की जलापूर्ति पर प्रभाव। भारत के हिस्से की जलापूर्ति, असम और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, वो ब्रह्मपुत्र की नदी से उनको काफी लाभ पहुंचता है। तो उस जलापूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस डैम की वजह से, इसका हम आकलन करेंगे। एंड इसके कुछ हिस्से भारत के पक्ष में हो सकते हैं क्या, इस पे हम विशेषता ध्यान देंगे कि क्या उस डैम से भारत को भी कोई लाभ हो सकता है, कोई लाभ निकल रहा है क्या। हम हमेशा ऐसे नहीं सोचेंगे कि अच्छा चाइना ये काम कर रहा है तो उससे हमको हमेशा नुकसान ही है। नहीं, हम दूसरे तरीके से भी सोचने हैं, क्योंकि हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि हम बहुत सारे डायमेंशन में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डायमेंशन ये भी है कि क्या उस डैम से इंडिया को कोई फायदा हो रहा है, तो हम वो भी सोचेंगे। जैसे कि असम की बाढ़ का नियंत्रण इत्यादि। असम में जो बाढ़ आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के ओवरफ्लो से, तो क्या उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल सकता है क्या। तो ये है हमारा पहला न्यूज़ था। अब हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जी, तो हमारा अगला न्यूज़ है, द न्यू ड्राफ्ट एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज मोर प्रॉब्लमेटिक देन द प्रीवियसली रिपील्ड फार्म लॉज। तो जी, ये क्या मुद्दा है, आपने 3 कृषि कानूनों के बारे में पहले भी सुना होगा, जिसे गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। काफ़ी उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन हुए थे, काफ़ी दंगे हुए थे, और फिर सरकार को पीछे अपने कदम लेने पड़े और सरकार ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अभी सरकार ने एक नया ड्राफ्ट लाया एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड, और उसके ऊपर भी विवाद छिड़ गया है। किसान लीडर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि इट विल इरोड द फेडरल राइट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
and destroy the interest of the farmers, agriculture workers, petty producers, and small traders, as it does not have any provisions to ensure minimum support price for crops or minimum wages for agriculture workers. बोल रहे हैं भाई इसमें सीमांत किसानों के लिए, इसमें छोटे किसानों के लिए तो कुछ है नहीं, इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं उसके लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये पिछले वाले से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और आपको मैं बताता चलूँ कि ये पब्लिक कमेंट के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप भी चाहें इस पे अपने कुछ विचार देने, तो आप लोकसभा की वेबसाइट पे जाके और इस पे इसके लिए मेल कर सकते हैं या फिर उस पर अपने विचार दे सकते हैं। ठीक है, पब्लिक कमेंट के लिए क्या होता है, पब्लिक कमेंट क्या होता है, कोई ड्राफ्ट, कोई बिल कब पब्लिक कमेंट के लिए लाया जाता है, उसके बाद के चरण क्या होता है, उसके पहले की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ये कुछ चरण आपको याद रखने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप याद रखने पड़ेंगे, ताकि आपको एक क्रोनोलॉजिक क्लियर हो कि अच्छा पहले ये होता है, फिर ड्राफ्टिंग होती है, फिर बिल को यहाँ लाया जाता है, फिर पब्लिक कमेंट के लिए लाया जाता है, फिर लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके अलग अलग वाचन होते हैं, एंड देन फिर उस पर मतदान होता है, एंड फिर वो बिल क्या होता है, पास होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, देन फिर वो अध्यादेश बन जाता है। ठीक है, इस पे कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज के बारे में बात करेंगे। तो ये एक सवाल आपको सोचना चाहिए कि संसद में पारित किसी विधेयक को कब लोक सुझाव के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है, कब लोक सुझाव के लिए जनता से सुझाव लेने के लिए उनके समक्ष रखा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया तत्पश्चात विधेयक की आगे की प्रक्रिया पर विचार करें, उसके बाद विधेयक का क्या होता है, अगर जनता कुछ उस पर विचार दे रही है तो सरकार उसको किस तरीके से सुधार करती है और फिर उसके आगे की प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ओके, सो ये भी चाइना से एक खबर है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री क्लोजली मॉनिटर्स चाइना's HMPV आउटब्रेक, assures no immediate concern for India। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि चाइना में जो HMPV वायरस बढ़ रहा है, उसका आउटब्रेक हुआ है, वो अभी इमीडिएट कंसर्न नहीं है इंडिया के लिए। और चाइना की क्या स्थिति है ये तो आपको पता ही है कि कोविड से हमने देखा कि जो भी स्थिति होगी वो हमें कम से कम 1-2 महीने के बाद ही पता चलेगा, जब दुनिया उससे तबाह होने के कगार पे आएगी। तो ये चाइना की पुरानी रणनीति है कि वो जल्दी ही अपना कोई स्टेटस आउट ऑफ द कंट्री नहीं करते, इंटरनेशनल मीडिया में नहीं देते, काफ़ी लॉक्ड कंट्री है। तो ये है क्या HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इज अ रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वसन तंत्र से संबंधित ये बीमारी है। ये वायरस जो है आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और ये सब में नहीं, बच्चों में इसकी प्रभावशीलता ज्यादा है। जी हाँ, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इसकी प्रभावशीलता ज्यादा है। और ये वायरस कोई नया नहीं है, 2011-12 के समथिंग ये US एंड UK में भी इसका आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं, कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर सम सिम्टम्स। कफ, बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसों का छोटा होना, उसको क्या बोलते हैं, दम फूलना। पोटेंशियल रिस्क क्या है, पोटेंशियल रिस्क है निमोनिया का और ब्रोंकाइटिस का। ठीक है, इससे बच्चों को निमोनिया और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अभी एक पॉजिटिव न्यूज है दिल्ली के स्कूल से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये तो उनका एक मुख्य एजेंडा रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एक जीर्णोद्धार करना, उसको एक नए तरीके से तैयार करना, बिल्ड करना, और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। तो उसी से ये एक पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है। तो जब भी हम, अब वो एक चीज़ समझिए कि जब भी हमारे सामने कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस UPSC में, प्री में या फिर मेंस में पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर प्री मेंस के लिए तो नहीं। बट हाँ, उसके जो डेटा होते हैं उसका इस्तेमाल हम मेंस में कई क्वेश्चंस के आंसर लिखते वक्त कर सकते हैं। डेटा का यूज करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें करना है डेटा का यूज, पॉजिटिव न्यूज के डेटा का यूज अपने अलग अलग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं।
बच्चों के पास स्कूल में डिजिटलाइजेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं। तो ये है क्या, जो नेशनल एवरेज है डिजिटलाइजेशन का, वो दिल्ली के एवरेज से कम हो गया है। दिल्ली के एवरेज से कम है। जैसे कि अभी दिल्ली में ही केवल अगर कंपैरिजन करें दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में, तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की संख्या प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। ये है दिल्ली का ग्राफ। दिल्ली में इंटीग्रेटेड डिवाइसेस गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा है। मोबाइल फोन्स प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा है। बच्चों के पास पैसे होते हैं, बच्चों के पास मोबाइल फोन ज़्यादा होते हैं। तो बाकी इनको देखें, और वहीं पे देश के कुछ अन्य राज्यों की स्थिति देखें तो डेस्कटॉप्स में बच्चों की एजुकेशन के लिए जो डेस्कटॉप्स की नीड होती है, आसाम सबसे पिछड़ा है, सबसे ही कम 12.8%, झारखंड 70%, बिहार आता है दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे। ठीक। इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है, चंडीगढ़ के पास सबसे ज्यादा है, और सबसे कम है मेघालय के पास। जी हाँ, 2.4%, चंडीगढ़ 42.2%। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हमारे पास। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोविड का प्रभाव डिजिटलाइजेशन पे दिखता है, और ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जाने की जो हमारी मजबूरी थी, वो आज हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है। कोविड ने, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोविड की देन है हमको, कि आज हम इतने ज़्यादा डिजिटल, मतलब कि आज हम डिजिटलाइज ज़्यादा है पहले की तुलना में। जी हाँ, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एडिटोरियल से अब हमारे सामने एडिटोरियल आ गया द हिंदू का। ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल में जो भी रिपोर्ट्स छपते हैं तो वो काफ़ी उम्दा स्तर के होते हैं, तो उन पे हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप, अगर मैं यहाँ पे कोई भी न्यूज़ बतला रहा हूँ एडिटोरियल से संबंधित, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ही, अगर आपके पास द हिंदू अवेलेबल है और आप, या फिर हो सकता है, तो आप ज़रूर ही उस एडिटोरियल को एक बार जाके ज़रूर पढ़ें। उससे आपको क्या होंगे, मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए कई सारे स्टैंडर्ड सेंटेंसेस मिलेंगे, कई सारे थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज मिलेंगे, एंड देन फिर आपके नंबर भी उछलेंगे उससे। ठीक है, तो क्या है ये एडिटोरियल में जो द ग्रोइंग चैलेंजेस टू फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जी हाँ, जस्ट अ मिनट। मुझे बीच बीच में देखनी होती है कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, अदरवाइज पता चला मैं इतना यहाँ पे गला फाड़ रहा हूँ और वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग ना हो रहा। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू से रिलेटेड ये चैलेंजेस क्यों न्यूज में आ रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। जी हाँ, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। यूपीएससी इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है वन नेशन एंड वन इलेक्शन से। आप चाहेंगे तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, परीक्षा परिचय के टेलीग्राम चैनल पे, मैं इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स डाल सकता हूँ आपके लिए, ताकि आप वहाँ से जाके इजीली पढ़ पाएँ। और मैं आपको वीडियो के आखिरी में उसका लिंक भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, और फिर आप वहाँ से जाके ये आर्टिकल्स, ये एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रॉब्लमेटिक क्यों है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इससे हानि क्यों हो रही है। हम देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाना चाहूँगा। हमारे देश में पहले भी चुनाव, आज़ादी के कुछ वर्षों तक साथ में होते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, परंतु आज की स्थिति क्या है, आज ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अगर चुनाव एक साथ होंगे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को उससे हानि पहुंचेगी कहीं ना कहीं। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर यहाँ पे किसी भी सरकारी प्रक्रिया से, किसी भी चुनावी प्रक्रिया से अगर उसकी हानि होती है, तो एक यहाँ ये एक चिंता का विषय है। तो ऐसा क्यों माना जाता है, जैसे कि हमने केंद्र में एक सरकार चुनी, ठीक है, अब अगले ही 1 साल 2 साल के बाद किसी अन्य 4-5 राज्यों में भी चुनाव होने की बारी है। तो अगर केंद्र में उस सरकार से हमारी कोई
उसको उनके किसी काम में हम उनकी सराहना नहीं करते या फिर उनका कोई काम हमें पसंद नहीं आता है, तो हम राज्य में उस सरकार को कम वोट देके या फिर उस केंद्र की सरकार की पार्टी को ना जिताकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है केंद्र सरकार को ये बताने का कि हम आपके काम से नाखुश हैं, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी तय होती है इससे केंद्र सरकार की। पर यदि अगर सारे देश में चुनाव एक साथ हो जाएँ केंद्र और राज्य के, तो फिर ये अगले 5 साल के लिए हमारा ये अधिकार तो लॉक हो जाता है। अब केंद्र की सरकार का काम आपको पसंद आया, ना आया, आप उसको नहीं बदला सकते। और आजकल तो आपको पता ही है कि विरोध प्रदर्शन का क्या हाल होता है। सरकार उसका किस तरीके से दमन करती है। तो वो भी ऑप्शन हमारे पास उतने अच्छे तरीके से तो नहीं रह गया। फिर भी छुटपुटिये तरीके से हम करते ही हैं, बट अब उसका दमन भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या सोचना है, मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग थॉट यही दे दिया है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इंडिया के लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कीजिए, आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि क्या है ये। एनालाइज इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। जी हाँ, आपको बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस दोनों एनालाइज करने हैं। केवल बेनिफिट्स देख के आपका काम नहीं होने वाला, आपके डायमेंशंस नहीं खुलेंगे जब तक कि आप किसी न्यूज के प्रो एंड कॉन्स दोनों ना देखें, ठीक है? एंड सजेस्ट। अब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप एक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, तो अब आपको सजेशंस भी रखने पड़ेंगे अपने पास कि आप सजेस्ट क्या करेंगे। सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, तो इसके इफेक्टिव मेजर्स को सजेस्ट कीजिए कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से प्रावधान लाने चाहिए हमको, जिससे क्या हो कि ये चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अच्छे से सुचारू रूप से तर्कसंगत रूप से व्यवहारिक रूप से लागू हो पाए, ठीक है? तो ये था एडिटोरियल, पहला एडिटोरियल। मैं बहुत ज़्यादा अनुच्छेद नहीं लिख के लाया हूँ, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने बस 2-4 लाइनें लिखी हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज़्यादा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि न्यूज़ इतने ही होते हैं, ठीक है? अगर मैं इस एक एडिटोरियल पे आपके सामने 20 लाइनें लिख के रख देता और मैं बोलता कि दोस्तों ये लाइन्स नोट कीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं शायद आपसे झूठ बोल रहा होता, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो डेली की चीज़ है ना, ये तो आपके पास हर रोज़ आ रही है। मैं आज दे के जाऊँगा, कल फिर से आ जाएँगी, परसों फिर से आ जाएँगी, ये तो चलता ही जा रहा है। तो आप कितना ही, आप ज़रा सोचिए कि आप कितना ही बढ़ेंगे, कितने ही नोट्स बनाएँगे। पता चला आपके करंट अफेयर्स की नोट्स कितनी मोटी हो गई 1 साल की, तो वो नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि 200 पन्ने पे आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स के नोट्स बन जाएँ। अगर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, इंडियाज ग्रोथ रेट शोइंग स्लोअर मोमेंटम, ठीक है? आपको पता ही है कोविड के बाद से ही हमारे जीडीपी की जो हालत है वो उतनी बढ़िया नहीं रही है। उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जा ही रही थी और अभी पिछले क्वार्टर से 2024 के लास्ट क्वार्टर से वो काफ़ी नीचे पहुंच गई है। तो एक ये कंसर्न का विषय है, आप इसको इकोनॉमी में पढ़ेंगे ही, हाँ, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिए कि हाँ भाई, जीडीपी ग्रोथ नीचे जा रहा है, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और हमको उससे बाहर निकलने के लिए क्या पॉलिसीज लानी चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वगैरह वगैरह। अगला है इंडियाज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड लॉज रिफॉर्म। ये भी एक एडिटोरियल का ही हिस्सा है। इंडियाज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, दिवालियापन। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आपने आईबीसी के बारे में सुना है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? जैसे कि जब आपके देश में कोई खुद को दिवालिया घोषित करता है, तो होता ये है कि यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बैंक उनको सीज करती है एंड देन फिर उसको नीलाम करके ही अपने जो कर्ज की वसूली करती है या फिर और भी कई तरीके अपनाती है। पर अगर सेम पर्सन का, सेम बिजनेसमैन का इस कंट्री से बाहर प्रॉपर्टीज हो, लाइक यूके में प्रॉपर्टीज हो, यूएस में प्रॉपर्टी हो, तो उस पर हमारा अधिकार नहीं चलता, हम उनको नहीं बेच सकते और वो इंसान बड़े ही आसानी से इस देश को छोड़ के वहाँ पे जाके अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय करता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कि अभी हमारे
नीरव मोदी जी हैं एंड विजय माल्या जी हैं, तो वो वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं आराम से अपने वहाँ की प्रॉपर्टीज पे ऐशो आराम कर रहे हैं और हम उनका कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है, तो हमारे पास ऐसे कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिससे हम क्रॉस बॉर्डर भी इंसॉल्वेंसी को सॉल्व कर पाएँ। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इस तरह से सामंजस्य स्थापित होना चाहिए कि ये हमारे लिए काम करे, ठीक है? तो इसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे और हमने किए भी हैं। 2015 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में रिफॉर्म्स किए थे और ये कुछ 3 इंसॉल्वेंसी एक्ट्स हैं जो इंडिपेंडेंस के पहले के हैं, ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर ये तो आप पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इकोनॉमी में पढ़ेंगी। यूपीएससी ने इससे क्वेश्चंस भी पूछे हैं और आगे भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला न्यूज क्या है, सॉरी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज क्या थे इसके, इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी चैलेंजेस इन इंडिया, challenges cross border insolvency, what should be the possible reform suggestions। तो challenges and suggestions आपको दोनों पे ध्यान देना होगा, ये इसी को बोलते हैं मल्टीपल डायमेंशन। जब आप किसी न्यूज के पीछे की, जब आप किसी मुद्दे के चैलेंजेस को और उनके सजेशंस भी अपने पास रखते हैं, आप केवल शिकायती नहीं बन सकते हैं, आपको सुझाव भी अपने पास रखना होगा। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला न्यूज है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हेल्दी वाटर क्राइसिस, पीने के स्वस्थ पानी की कमी। और ये न्यूज क्यों आया द हिंदू में? इंडिया नीड्स टू डील विथ राइजिंग लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। राइजिंग लेवल ऑफ नाइट्रेट, जो भूमिगत जल है उसमें नाइट्रेट की संख्या, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, और अगर वो नाइट्रेट किसी प्रक्रिया से जमीन की सतह पे पहुंचता है तो वो काफी नुकसानदेह हो सकता है, और वो जो पानी हम पी रहे हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक है वो भी हमारे से हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह है। और ये रिपोर्ट किसकी है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विथ एक्सेसिव नाइट्रेट इन देयर ग्राउंड वाटर। अब इनकी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बताई गई है, जिलों की संख्या बताई गई है जिनके ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की संख्या ज्यादा है। 2017 में ये ऐसे जिले कुल थे 359 आउट ऑफ 779। 2023 में ऐसे कुल जिले थे 440। देखिए आप, लगभग 100 जिलों का इजाफा हुआ है, ठीक है। हाफ ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स, भारत के आधे जिलों में, भारत के सभी में से आधे जिलों में ग्राउंड वाटर में क्या है, नाइट्रेट की संख्या ज्यादा है। आप जरूर देख सकते हैं कि आपका जिला उन जिलों में आता है कि नहीं, और अगर आता हो तो आप उसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या थॉट्स हैं, आपको क्या सोचना चाहिए? भूमि जल में सुरक्षित मात्रा से ऊपर बढ़ती नाइट्रेट की मात्रा के जैव परितंत्र पर संभावित खतरों की चर्चा कीजिए। जैव परितंत्र पर संभावित खतरों की आपको चर्चा करना है भूमि में, भूमिगत जल में बढ़ते नाइट्रेट की मात्रा को लेकर, ठीक है। एलिगल बूम हो सकता है, फिर एक्वेटिक जो एक्वेटिक पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र है, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा, आप इन सारी चीजों के ऊपर सोच सकते हैं इस न्यूज से रिलेटेड। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इन मदुरई माइनिंग फॉर टंगस्टन एंड लोकल्स प्रोटेस्ट ट्रबल्स। जी हाँ, पहले हसदेव अरण्य झारखंड में कोयला खनन, अब मदुरई में क्या हो रहा है? मदुरई में हो रहा है कि वहां पे टंगस्टन का एक भंडार मिला है और गवर्नमेंट उसको उत्खनन करना चाहती है, और वहां के लोकल्स उसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि हसदेव में भी आपने देखा होगा कि वहाँ हसदेव अरण्य क्षेत्र के बहुत विशाल जंगलों को काटा गया, बहुत विशाल एरिया के जंगलों को काटा गया कोयला उत्खनन करने के लिए। तो वहां के प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं मदुरई के? आवर आर्ट, रिलीजन, फूड, कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर इंटरलिंक्ड, जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? विथ लैंडस्केप, उस जमीन से, विद इन आवर लैंड, सॉरी यहाँ पे विद इन नहीं, यहाँ पे विदाउट होना चाहिए, विदाउट आवर लैंड वी विल बिकम नथिंग। हमारे जमीन के बिना हम कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ हसदेव अरण्य के लोगों का भी कहना था, आदिवासियों का भी कहना था, जनजातियों का भी कहना था कि हमारे जमीन के बिना हम कुछ नहीं है, हमसे हमारी जमीन मत छीनिए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल एंड सोशल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स विथ इकोनॉमी, कि हमें हमें हमारे देश के इकोनॉमी को भी डेवलप करना है, तो हम क्या करें? क्या हम उन उस कोयले को, उस टंगस्टन को उत्खनित ना करें? बहुत सारे मुद्दे आते हैं इससे। वहाँ पे वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो विस्थापित होंगे। वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो डिस्टर्ब होगा। इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली है कि नहीं है वो उत्खनन, हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमको मिला और हम खोदना शुरू कर देते हैं कि भाई निकालो और बेचो, ठीक है? या फिर उसको अपने विकास के लिए लगाओ। तो विकास का कॉन्फ्लिक्ट पर्यावरण के साथ, ये हमेशा की एक चुनौती रही है और ये बहुत समय से रहा है। तो कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे? इससे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग जी। खनिजों की खनन प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन। समस्याएं, क्या समस्याएं आती हैं खनिजों के खनन प्रक्रिया से जुड़े? यह चर्चा कीजिए कि किस प्रकार आर्थिक विकास को पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित किया जा सकता है। पर्यावरण और समाज के चिंताओं के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के तरीके आपको ढूंढने होंगे और इसके आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के जीएस के इन्वायरमेंट के सेक्शन में। ये जरूर ही इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आप इन इन न्यूज़ को भी अपने आंसर्स में पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे पर्यावरण और समाज के बीच में संतुलन बनाए आर्थिक विकास के साथ, इस पे हम विचार करेंगे, करना चाहिए। स्थिर विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को किन कदमों की आवश्यकता है? स्थिर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को किन कदमों की आवश्यकता है, इसके बारे में भी आप सोचेंगे, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है, अच्छा, इस न्यूज़ के साथ हमने कुछ विश्लेषण और कुछ लिख के भी दिया है जो कि पिछले न्यूज़ के साथ आपको नहीं मिला था। तो इसमें आप किस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं कि टंगस्टन और कोयला माइनिंग के लिए हो रहे विरोध के पीछे के कारण क्या है? जैसे पर्यावरण पर प्रभाव, ये प्रोटेस्टर्स का कहना है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय समुदाय का विस्थापन, ये भी एक मुद्दा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये भी एक मुद्दा है। इत्यादि इत्यादि मुद्दे हैं, हम उस पर सोचेंगे। समस्या का समाधान क्या है? सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, कि भाई हम पहले तो एक रणनीति तैयार करें ना कि सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो सकती है। ये ना कि मिला और हमने ठेका दे दिया कि जाओ वहाँ पे जो भी मर्जी हो, जिस तरीके से खोदना हो खोदिए और निकालिए। सही पुनर्वास, जो भी वहाँ के समुदाय विस्थापित हो रहे हैं उनका पुनर्वास आप पहले करेंगे, उनको वापस से कहीं पे स्थापित करेंगे। ये ना कि उनको उखाड़ के फेंक दिया और आप उसके बारे में खोज खबर ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उसके लिए नीतियां बनाएंगे। स्थानीय समुदाय को निर्णय में शामिल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी की जमीन पे, किसी की माता पे, किसी की भूमि पे, जो हमारे देश में माता मानी जाती हैं, अगर आप उस पे कुछ अतिक्रमण करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के स्थानीय समुदायों को अपने इस डिसीजन मेकिंग में शामिल करना होगा और ये एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है जिस पे हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जबकि आप कल आगे जाके प्रशासन में आएंगे तो आप इस चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे कि हमें स्थानीय समुदाय को भी अपने डिसीजन मेकिंग में सम्मिलित करना चाहिए। यह प्रश्न आपको क्या देगा? माइनिंग, पर्यावरण, सरकारी नीति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चिंतन करने का अवसर देगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये शायद हमारी आज की आखिरी न्यूज है। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, फैज अहमद किरवई साहब को बनाया गया है, जो कि 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर है। तो ये हमारी आज की आखिरी न्यूज थी। ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, पर स्टेट पीसीएस एंड वर्ल्ड एग्जामिनेशन के लिए याद रख सकते हैं इसको। तो ये थी हमारी 4 जनवरी की द हिंदू की न्यूज़पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैंने आपको इस न्यूज़ में बतलाया भी कि आपको क्या सोचना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस तरीके से सोचने का प्रयास आरंभ करेंगे। आरंभ ही कहीं पे पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। तो आप सोचना शुरू कीजिए, आप एक सोचने वाला प्राणी बनिए और जब आप एक सोचने वाला प्राणी बनते हैं तो आपके डायमेंशंस खुलते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपको आपके एग्जामिनेशंस में और उनके रिजल्ट पर दिखता है।
तो मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें और मुझे बतलाएँ कि मैं और इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अकेला इंसान हूँ, जो कि सारे काम खुद से करता है। मेरे पास कोई टीम नहीं है कंटेंट तैयार करने के लिए, तो इस वजह से ये विलंब लाज़मी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। तो आप मुझे सुझाव भेजें अपने, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। आप वहाँ पे जाके इन सारे एडिटोरियल्स और न्यूज़ को आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आज मुझे यहाँ तक देखने के लिए आपको एक बिग थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। नमस्कार, धन्यवाद।